नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य कथा। आज हम सुनेंगे विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की कालजयी कहानी पोस्टमास्टर। एक ऐसी मार्मिक कथा जो अकेलेपन, स्नेह और बिछड़ने की पीड़ा को बड़े ही संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की अमर कहानी पोस्टमास्टर। काम शुरू करते ही पहले पहल पोस्टमास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा। गांव बहुत साधारण था। गांव के पास ही एक नील कोठी थी, इसीलिए कोठी के स्वामी ने बहुत कोशिश करके यह नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। हमारे पोस्टमास्टर कलकत्ता के थे। पानी से निकालकर सूखे में डाल देने से मछली की जो दशा होती है, वही दशा इस बड़े गांव में आकर इन पोस्टमास्टर की हुई। एक अंधेरी आठ चाला में उनका ऑफिस था। पास ही काई से घिरा एक तालाब था जिसके चारों ओर जंगल था। कोठी में गुमास्ते वगैरह जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें अक्सर फुर्सत नहीं रहती थी, ना ही वे शिष्ट जनों से मिलने जुलने के योग्य ही थे। खास तौर से कलकत्ता के बाबू ठीक तरह से मिलना जुलना नहीं जानते। नई जगह में पहुंचकर वे या तो उद्दत हो जाते हैं या अप्रतिभ, इसलिए स्थानीय लोगों से उनका मेलजोल नहीं हो पाता। इधर काम भी ज्यादा नहीं था। कभी कभी एकाध कविता लिखने की कोशिश करते, उनमें इस प्रकार के भाव व्यक्त करते। दिन भर तरु पल्लवों का कंपन और आकाश के बादल देखते देखते जीवन बड़े सुख से कट जाता है। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि यदि अलिफ लैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में तरु पल्लव समेत इन सारे पेड़ पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता और पंक्तिबद्ध अट्टालिकाओं द्वारा बादलों को दृष्टि से ओझल कर देता, तो यह मृतप्राय भद्र वंशधर नवीन जीवन लाभ कर लेता। पोस्टमास्टर को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। अपने हाथों बनाकर खाना पड़ता और गांव की एक मातृ पितृहीन अनाथ बालिका इनका काम काज कर देती थी। उसको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। लड़की का नाम था रतन, उम्र 12-13। उसके विवाह की कोई विशेष संभावना नहीं दिखाई देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला से कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झिंगुर बोलते, दूर के गांव में पियक्कड़ बाउलों का दल ढोल करताल बजाकर ऊंचे स्वर में गीत छेड़ देता। जब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कवि हृदय में भी कंपन होने लगता, तब कमरे के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्टमास्टर आवाज लगाते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इस आवाज की प्रतीक्षा करती रहती, लेकिन पहली आवाज पर ही अंदर ना आती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हो? पोस्टमास्टर, तू क्या कर रही है? रतन, बस चूल्हा जलाने ही जा रही हूँ, रसोई घर में। पोस्टमास्टर, तेरा रसोई का काम बाद में हो जाएगा, पहले हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए चीलम में फूंक मारती मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर चट से पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद है? बहुत सी बातें हैं, बहुत सी याद हैं, बहुत सी नहीं भी। माँ की अपेक्षा पिता उसको अधिक प्यार करते थे, इसीलिए पिता की उसे थोड़ी थोड़ी याद है। दिन भर मेहनत करके उसके पिता शाम को घर लौटते। भाग्य से उन्हीं में से 2-1 शामों की याद उसके मन में चित्र के समान अंकित है। उन्हीं की बात करते करते धीरे धीरे रतन पोस्टमास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। उसे ध्यान आता, उसका एक भाई था। बहुत दिन पहले बरसात में एक दिन तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई टहनी की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे अधिक आती। इस तरह बातें करते करते कभी कभी काफी रात हो जाती। तब आलस के मारे पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती
और रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेक लेती। उन्हीं से दोनों के रात्रि भोजन का काम चल जाता। कभी कभी शाम को उस बृहद आठचाला के एक कोने में ऑफिस की काठ की चौकी पर बैठे बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बातें चलाते। छोटे भाई की बात, माँ और दीदी की बात, प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए हृदय कातर हो उठता उनकी बात। जो बातें उनके मन में बार बार उदय होती रहती, पर जो नील कोठरी के गुमास्तों के सामने किसी भी तरह नहीं उठाई जा सकती थीं, उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल संकोच न लगता। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते समय उनके घर वालों को चिर परिचितों के समान खुद भी माँ, भैया, दीदी कहने लगी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से हृदय पट पर उसने उनकी काल्पनिक मूर्ति भी चित्रित कर ली थी। एक दिन बरसात की दोपहर में बादल छट गए थे और हल्का सा ताप लिए सुकोमल हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास से और पेड़ पौधों से एक प्रकार की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो क्लांत धरती का उष्ण निश्वास अंगों को छू रहा हो और न जाने कहाँ का एक हठी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय से अत्यंत करुण स्वर में अपनी नालिश दोहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के पास कोई काम नहीं था। बरसों के धुले लहलहाते चिकने मृदुल तरु पल्लव और धूप में चमकते पराजित वर्षा के भग्नावशिष्ट स्तूपाकार बादल सचमुच देखने योग्य थे। पोस्टमास्टर उन्हें देखते जाते और सोचते जाते कि इस समय यदि कोई अपने पास होता, हृदय के साथ एकांत संलग्न कोई स्नेह की प्रतिभा मानव मूर्ति। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वह पक्षी भी बार बार यही कह रहा हो और मानो उस निर्जन में तरु छाया में डूबी दोपहर के पल्लव मरमर का भी कुछ ऐसा ही अर्थ हो। न तो कोई विश्वास कर सकता, न जान पाता। लेकिन उस छोटे से गांव के सामान्य वेतन भोगी उस पोस्टमास्टर के मन में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहर में इसी प्रकार के भाव उदय होते रहते। पोस्टमास्टर ने एक दीर्घ निश्वास लिया और फिर आवाज लगाई, रतन, ओ रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। वह मालिक की आवाज सुनते ही तुरंत दौड़ी हुई आई और हाँफती हाँफती बोली, भैया जी बुला रहे थे। पोस्टमास्टर ने कहा, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना सिखाऊंगा। और फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा औ बड़ा औ करते रहे। इस तरह कुछ दिनों में संयुक्त अक्षर भी पार कर लिए। सावन का महीना था। लगातार वर्षा हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब पानी से भर गए थे। रात दिन मेढक की टटर और वर्षा की आवाज। गांव के रास्तों में चलना फिरना लगभग बंद हो गया था। हाट के लिए नाव में चढ़कर जाना पड़ता। एक दिन सवेरे से ही बादल खूब घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की शिष्या बड़ी देर से दरवाजे के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन और दिनों की तरह जब यथा समय उसकी बुलाहट न हुई तो खुद किताबों का थैला लिए धीरे धीरे भीतर आई। देखा, पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, वह चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई पड़ा, रतन। झपट कर लौट कर भीतर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे। पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं मालूम होती, जरा मेरे माथे पर हाथ रखकर तो देख। घोर वर्षा के समय प्रवास में इस तरह बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा पाने की इच्छा होती है। तप्त ललाट पर शंख की चूड़ियां पहने कोमल सदा हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे कठिन प्रवास में रोग की पीड़ा में यह सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता और दीदी बैठी हैं और प्रवासी के मन की यह अभिलाषा व्यर्थ नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही। उसने फौरन माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई।
यथा समय गोली खिलाई, सारी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी कुछ आराम है क्या? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर जब रोग सैया छोड़कर उठे तो उनका शरीर दुर्बल हो गया था। उन्होंने मन में तय किया, अब और नहीं, जैसे भी हो अब यहाँ से बदली करानी चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी समय अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने दरवाजे के बाहर फिर अपने स्थान पर अधिकार जमा लिया, लेकिन अब पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच बीच में झांक कर देखती। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो चौकी पर बैठे रहते या खाट पर लेटे रहते। जिस समय इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर की प्रतीक्षा करते। दरवाजे के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में यदि किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाए, इसकी उसे आशंका थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उसकी पुकार हुई। कांपते हृदय से उसने भीतर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन, कहाँ चले जाओगे भैया जी? पोस्टमास्टर, घर जाऊंगा। रतन, फिर कब लौटोगे? पोस्टमास्टर, अब नहीं लौटूंगा। रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बताया कि उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त दी थी, पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसलिए वे इस्तीफा देकर घर चले जा रहे हैं। बहुत देर तक दोनों में से किसी ने और कोई बात नहीं की। दिया टिमटिमाता रहा और घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर वर्षा का पानी मिट्टी के सकोरे में टप टप करता टपकता रहा। बड़ी देर के बाद रतन धीरे से उठकर रसोई घर में रोटियां बनाने चली गई, पर आज और दिनों की तरह उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रह कर तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थीं। जब पोस्टमास्टर भोजन कर चुके तब उसने पूछा, भैया जी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, वाह, यह कैसे हो सकता है? किन कारणों से यह बात संभव न थी, बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। रात भर जागते और स्वप्न देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे, वाह, यह कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी पहले से ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार वे ताजे पानी से ही स्नान करते थे। न जाने क्यों बालिका यह नहीं पूछ सकी थी कि वे सवेरे किस समय यात्रा करेंगे। बाद में कहीं तड़के ही जरूरत न पड़ जाए, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उनके नहाने के लिए पानी भरकर ले आई थी। स्नान समाप्त होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप भीतर प्रवेश किया और आदेश की प्रतीक्षा में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह जो सज्जन आएंगे मैं उन्हें कह जाऊंगा, वे मेरी ही तरह तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण और दयाद्र हृदय से निकली थीं, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है। रतन इसके पहले बहुत बार अपने मालिक के हाथों अपना तिरस्कार चुपचाप सहन कर चुकी थी, लेकिन इस कोमल बात को वह सहन न कर पाई। उसका हृदय एकाएक उमड़ आया और उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे अवाक रह गए। नया पोस्टमास्टर आया। उसको सारा चार्ज सौंप देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुए। चलते चलते रतन को बुलाकर बोले, रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते समय कुछ दिए जा रहा हूँ, इससे कुछ दिन तेरा काम चल जाएगा।
तनख्वाह में जो रुपए मिले थे उनमें से राह खर्च के लिए कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपए जेब से निकाले। यह देखकर रतन धूल में लौटकर उनके पैरों से लिपट कर बोली, भैया जी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और यह कहते कहते वह तुरंत वहां से भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर दीर्घ निश्वास लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छाता रखे, कुली के सिर पर नीली सफेद धारियों से चित्रित टीन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे नाव की ओर चल दिए। जब वे नौका पर सवार हो गए और नाव चल पड़ी, वर्षा से उमड़ी नदी धरती की छलछलाती अश्रुधारा के समान चारों ओर छलछल करने लगी। तब वे अपने हृदय में एक तीव्र व्यथा अनुभव करने लगे। एक साधारण ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानो विश्वव्यापी बृहत अव्यक्त मर्म व्यथा प्रकट करने लग गया। एक बार बड़े जोर से उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और जगत की गोद से वंचित उस अनाथनी को साथ ले आएं। लेकिन तब तक पाल में हवा भर गई थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे का श्मशान दिखाई दे रहा था और नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए पथिक के उदास हृदय में यह सत्य उदित हो रहा था, जीवन में न जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने के क्या लाभ, संसार में कौन किसका है। लेकिन रतन के हृदय में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस के चारों ओर चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद उसके मन में हल्की सी आशा जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आए। आशा के इसी बंधन से बंधी वह किसी भी तरह दूर नहीं जा पा रही थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद मस्तिष्क में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके मिथ्या आशा को अपनी दोनों बाहों से जकड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर हृदय का सारा रक्त चूसकर वह निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने के लिए व्याकुल हो उठता है।